मानव भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण अंतर संबंध के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डिफरेंट स्कूल्स हैं या मानव भूगोल के विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि मानव भूगोल जो है उसके अंतर्गत निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से चलते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो रिलेशंस है वह हम भूगोल के अंतर्गत बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन ये जो संबंध है वह हमेशा से एक जैसे नहीं रहे। एक जैसे नहीं रहे का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम के चेंज होते रहने से उसके रिलेशंस इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन की जो नीड्स है वह बदलती रहती है और जब नीड बदलती है तो वह अपने पर्यावरण से जो क्रिया करता है, देखिएगा पर्यावरण के साथ उसका जो इंटरेक्शन है या वह अपने पर्यावरण से कोई कार्य करता है या फिर उससे इंटरेक्शन करता है, उसके पीछे उसका जो रीजन होता है वह यह रहता है कि वह अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने पर्यावरण के अंतर्गत बदलाव लाने का प्रयास करता है। कहीं खुद बदलता है और कहीं वह पर्यावरण को बदलने का प्रयास करता है। उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर तीन जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जब मानव का उद्भव हुआ उस समय जो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे, क्योंकि जितनी भी उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं की पूर्ति इसी पर्यावरण के द्वारा होती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला, सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक स्तर पर मानव विकसित हुआ। बेहतर खाना चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए था, आने जाने के लिए उसे विभिन्न यातायात के साधन चाहिए थे, तो उसने अपने बुद्धि कौशल से अपना एक खुद का पर्यावरण तैयार किया। उसे हम कल्चरल या बुल्ट इन्वायरमेंट कहते हैं या कल्चरल इन्वायरमेंट भी उसे कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है कि ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच की जो रिलेशंस हैं वह बदलने लगे और अब वह पर्यावरण पर आश्रित नहीं था, उसने खुद का अपना पर्यावरण बना लिया। वह प्रकृति को प्रभावित करने लग गया और ऐसी स्थिति में जो संबंध है मानव और पर्यावरण के बीच वो लगातार बदलते रहे और निरंतर जिस प्रकार से तकनीकी का जो स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो रिलेशंस है वह भी इसी प्रकार से बदलते रहे हैं। इसी थ्योरीज को हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि हम बात करते हैं नियतिवाद। अब नियतिवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ने के बाद इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच की जो रिलेशंस है उसको हम किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वह डिटरमिनिस्टिक अप्रोच का आता है। जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो शाखा है इसका जो विकास हुआ है वह जर्मनी के अंतर्गत हुआ। जर्मनी के अंतर्गत मुख्य रूप से रेडजेल जो नीचे दे रखा है, रेडजेल ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, यानी मानव और भूगोल के बीच या मानव और पृथ्वी के बीच या उसके इन्वायरमेंट के बीच किस प्रकार के रिलेशंस हो। तो ये जो थॉट है जिसे हम नियतिवादी भी कहते हैं, वातावरणवाद भी कहते हैं, यानी इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है, इसे नेचुरलिज्म भी कहा जाता है और डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है लेकिन सभी का अर्थ यही है कि मानव पर्यावरण का ही एक तत्व है, यानी मानव जो है वह प्रकृति की देन है। मानव का जो जीवन है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है या फिर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, यानी प्रकृति के अंतर्गत इतनी शक्तियां होती है कि वह अपने इन्वायरमेंट को प्रकृति जो है अपने अंदर रहने वाले मनुष्यों के अंतर्गत चाहे जैसे बदलाव कर सकती है। अब कैसे बदलाव कर सकती है, तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि मानव प्रकृति का खिलौना है या मोम का पुतला है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति जो है वह चाहे जैसे परिवर्तन मानव के अंतर्गत कर सकती है,
ह्यूमन के अंतर्गत जितने भी जो चेंजेस लाए जा सकते हैं उसके अंतर्गत प्रकृति का अहम रोल रहता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वह नीतिवाद या प्रकृतिवाद या वातावरणवाद के नाम से जाना जाता है। अगर इस थ्योरीज की बात करें तो इस थ्योरीज के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है रैटजेल का है। रैटजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है वह एंथ्रोपोजियोग्राफी है। फिर उनकी शिष्या जो एक रिसर्च स्कॉलर थी एलन चर्चिल सैम्पूल, मूलतः यह अमेरिका की थी और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है भौगोलिक कारकों का प्रभाव। इसी भौगोलिक कारकों का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि मनुष्य मोम का पुतला है या धौल उसकी धूल के मात्र है, पृथ्वी ने उसका विकास किया है। ये सब बातें इसी पुस्तक के अंतर्गत कही गई। फिर आते हैं रीटर। रीटर की पुस्तक का नाम अर्ड कुंडे, हम्बोल्ट जिसकी रचना है कॉस्मोस, और हटिंगटन जो है उनकी जो रचना है वह है पल्स ऑफ एशिया एंड सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो अक्सर किताबें पूछी जाती है आपके द्वारा, यानी जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंतर्गत इनको पूछा जाता है कि यह पुस्तक किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम पिछले साल के एग्जाम की बात करें तो इसके अंतर्गत रीटर की अर्ड कुंडे की पुस्तक के बारे में पूछा गया कि अर्ड कुंडे जो है वह किसकी पुस्तक है। तो पहली थ्योरी एकदम शॉर्ट में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वह श्रेष्ठ है और मानव जो है एक तुच्छ प्राणी के रूप में है, वह कुछ नहीं कर सकता, उसके खुद के कुछ भी सेल्फ एफर्ट्स नहीं है, ऐसे स्थिति में हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं। दूसरी जो थ्योरी है उसको पढ़ने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जो है इसके अंतर्गत, फेडरिक रैटजेल फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम है। 3 वॉल्यूम्स के अंतर्गत पब्लिश हुई थी। 1882 से 1892 तक का जो टाइम रहा। इसके अंतर्गत इनकी जो परिभाषा, जैसे कि रैटजेल की जो परिभाषा है वह है मानव भूगोल के जो दृश्य है वह सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये पुस्तक जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है उसके अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा इनके द्वारा दी गई। दूसरी जो परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिभाषा दी गई थी ये परिभाषा इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है पुस्तक जिसकी रचयिता एलन चर्चिल सैम्पल है उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वह है संभववाद, संभावनावाद भी कहते हैं, पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। इसे फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इस ब्रांच का जो डेवलपमेंट हुआ था वह फ्रांस के अंतर्गत हुआ था। फ्रांस के जो विद्वान थे तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, इसलिए इसको फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। लूसियन फेब्रे जो सबसे पहला लाइन टू लाइन चलते हैं। लूसियन फेब्रे यह वह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम यह कहा कि जो संभववाद शब्द है उस शब्द को देने का जो कार्य है वह सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा, यानी लूसियन फेब्रे ने इस शब्द को कहा कि संभववाद यानी संभव है, और अपनी पुस्तक के अंतर्गत कहा देयर इज नो नेसेसिटी, यानी कहीं पर भी अनिवार्यताएं नहीं है। अनिवार्यताएं नहीं है कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से है कि हम या प्रकृति के अंतर्गत इतनी शक्ति नहीं है कि वह मनुष्य को किसी प्रकार से दबाव में रख सके या जो मनुष्य है उस मनुष्य पर आधिपत्य स्थापित करे। इस प्रकार की जो शक्तियां है वह इसके अंतर्गत नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र है, हर जगह संभावनाएं है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी हर व्यक्ति के सामने, मानव के सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है और इन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी उसके लिए लाभदायक रहेगी उसका चयन करने के लिए मनुष्य जो है वह स्वतंत्र है। यानी हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि मनुष्य को हम दबाव के अंतर्गत नहीं रख सकते कि आपको क्या काम करना है या किस प्रकार से करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि तेज बारिश हो रही है तो तेज बारिश के अंतर्गत जो नियतिवादी है वह बल देते हैं कि आप भीगते रहे, ये बारिश हो रही है ये आपको भिगाने के लिए ही हुई, चाहे आप बीमार पड़ो उससे उसका कोई लेना देना
नहीं है। लेकिन मनुष्य विकतार नहीं है, वह अपने लिए मकान बना सकता है, वह अपने लिए छतरी बना सकता है, या अपने लिए रेनकोट बना सकता है। जो रेनकोट, छतरी और मकान की जब हम बात करते हैं, यानी उसने वातावरण से लड़ने के लिए अपने औजार तैयार की। अगर वो औजार तैयार करता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज है। अगर वो भीगता रहता तो इसका मतलब अनिवार्य रूप से वह कुछ नहीं कर सकता। तो भीगता रहता तो हम कहते हैं कि नियतिवाद है, और उसने उस नियति को बदलने का प्रयास किया, यानी उस मौसम से मुकाबला करने का जो प्रयास किया, वह संभववाद कहलाता है। विडाल डी ब्लांस जो है, इन संभववादी अप्रोच को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल विडाल डी ब्लांस कर रहा। ये विडाल डी ब्लांस ने, यानी वर्ड संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? लुशियन फेब्रे ने किया। लेकिन इस ब्रांच को आगे, यानी इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है, वो विडाल डी ब्लांस का द्वारा दिया जाता है। इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल के सुम्पाल, प्रिंसिपल डी ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी के अंतर्गत वो कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, यानी मानव ने अपनी बुद्धि और अपनी क्षमताओं के बल पर अपने आप को इतना डेवलप कर दिया है कि वह अपने इन्वायरमेंट में चाहे जैसे परिवर्तन कर सकता है। वह सभी परिवर्तन कर सकता है जब उसके पास पूंजी हो, दक्षता हो, यानी स्किल, या कह सकते हैं कि कैपेबल हो, या उसके अंदर इच्छा शक्ति हो कि हाँ मुझे बदलना है। तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि विश्व के कहीं किसी भी क्षेत्र में उगने वाला फल है, उसे हम कहीं पर भी उगा सकते हैं। ये दिखाता है कि हम हर चीज को संभव कर सकते हैं। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं। तो हमने प्रकृति के विरुद्ध जाकर हमने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि हम इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा ही संभववाद कहता है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति के भरोसे नहीं है। प्रकृति उस पर अधिकार इतना नहीं रख सकता कि मनुष्य दबा रहे। वह चाहे जैसे परिवर्तन कर सकता है। उसके जेब में अगर पैसा है, उसके पास बौद्धिक क्षमताएं हैं, और उसको बदलने की इच्छा है, तो वह इस प्रकार के चेंजेस ला सकता है। इसके साथ ही विडाल डी ब्लांस के साथ इनके जो शिष्य थे ब्रून्स, ये ब्रून्स है, ब्रून्स जो है BRUNHES, ब्रून्स जो है, इनकी पुस्तक का नाम है लार्ज ज्योग्राफी ह्यूमन। और लार्ज ज्योग्राफी ह्यूमन के साथ साथ ब्रून्स जो है एक लुटेरी अर्थव्यवस्था का भी शब्द देते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। लुटेरी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जैसे कि जो माइनिंग सेक्टर होता है, इस माइनिंग सेक्टर को ये लुटेरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा डिमांजिया है, डिमांजिया भी ब्लांस के शिष्य है। पिकार्डी इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार से संभववाद जो है वह फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, और जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम नियतिवाद, यानी जर्मनी के लोग नियतिवादी पर विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा, और संभववाद को आगे बढ़ाने में जो रोल रहा वह रहा फ्रांस का। नेक्स्ट जो है तीसरा, जिसे हम नवनीतिवाद कहते हैं। नवनीतिवाद जिसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, रुको और जाओ, यही ग्रिफिथ टेलर है। इसी ग्रिफिथ टेलर को हम प्रवास कटिबंध का सिद्धांत, जॉन एंड स्टार्टा थ्योरी के अंदर प्रजातियों के वर्गीकरण के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इन्हीं ग्रिफिथ टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, और ये दोनों अतिवादी विचारधारा का खंड, अतिवादी विचारधारा यानी जो रेडिकलिज्म की जो व्यवस्था चलती है, अतिवादी को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो बढ़ा चढ़ाकर किसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम नियतिवाद की बात करते हैं, तो नियतिवादी जो थे उन्होंने प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बनाया, कि जो नेचर है वह सुप्रीम पावर है, और वो चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार से डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बाद जो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच आई, यानी संभववाद आया, तो संभववादी कहने लगे कि नहीं, प्रकृति श्रेष्ठ नहीं है, मानव श्रेष्ठ है। तो उन्होंने मानव को श्रेष्ठ बनाया। तो दोनों ही जो विचार दे रही थी वो अतिवादी थी, यानी वहां पर एक में प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया और एक में मानव को श्रेष्ठ बताया गया। इन्होंने दोनों का खंडन किया और कहा कि प्रकृति का अति दोहन खतरनाक हो सकता है। यानी अगर आप लगातार तरीके से इन्वायरमेंट के अंतर्गत कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और आने वाले समय के अंतर्गत कह सकते हैं आपको प्रकृति की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। प्रकृति की अपनी खुद की सुंदरताएं हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति को समझें, और समझने के बाद ही
अपनी नीतियों का विकास करें कि किस प्रकार से हमें डेवलपमेंट करना है ताकि प्रकृति के अंतर्गत किसी प्रकार के चेंजेस ना हो। तो इस प्रकार से ये 3 थ्योरीज हैं और इन्हीं 3 थ्योरीज को हम वापस डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने 3 उपागम ये तो पढ़े हैं, इसके साथ साथ भी और मैं इन इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहला हो गया पर्यावरण निश्चयवादी उपागम, फिर उद्देश्य मूलक, फिर है संभववादी, फिर आर्थिक निश्चयवादी और एक पारिस्थितिक उपागम। इनमें से 3 तो आपने अभी देखे हैं, 2 आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या अर्थ होता है समझते हैं, क्योंकि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में ये सभी आपके कार्य आते हैं। सबसे पहला पर्यावरण निश्चयवादी उपागम। पर्यावरण निश्चयवादी उपागम क्या कहता है कि जो प्रकृति है वह सर्वश्रेष्ठ है, इसे नियतिवाद भी कहा जा सकता है, पर्यावरणवाद भी कहा जा सकता है, यानी एनवायरमेंटलिज्म भी कहा जा सकता है, नेचुरलिज्म भी कहा जा सकता है और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। ये अप्रोच जो है इसमें बिलीव करता है, यानी इसकी जो बिलीव है वह कहता है कि पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है और इसी मूलभूत अवधारणा पर ये आधारित है। ये नहीं, पृथ्वी की संतान के रूप में मनुष्य को देखा जाता है, यानी मनुष्य को छोटा और प्रकृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जाता है। और ये उपागम या नीतिवादी या निश्चयवादी उपागम क्या कहता है कि मानव और मानव के जितने भी जो कार्य है वह उस पर भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण नियंत्रण पर जोर देता है। यानी वो कुछ भी कार्य करता है, यानी उसका कोई भी ऑक्यूपेशन है, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है या फिर मछली पकड़ रहा है या पशुपालन का कार्य कर रहा है, ये सारे के सारे कार्य जो है वह नेचर डिसाइड करता है, ह्यूमन का किसी प्रकार का रोल नहीं रहता है। इस अप्रोच पर ये बल देता है। प्रकृति, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के अधीन होता है, इस बात पर जोर देता है, क्योंकि मानव जीवन के सभी पक्ष चाहे स्वास्थ्य, सुख, आराम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सौंदर्य न केवल भौतिक पर्यावरण पर आश्रित होता है, बड़े पैमाने पर प्रभावित और नियंत्रित होता है। यानी अगर हम हमारी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारी इन्वायरमेंट से, यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। हम आराम से रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी ये भी डिपेंड करता है कि हमारा नेचर किस प्रकार का है, किस नेचर के अंतर्गत रहते हैं। अगर हम रेगिस्तान के अंतर्गत रहते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति हो सकती है थोड़ी सी कमजोर रहे, लेकिन अगर मैदान में रह रहे हैं या किसी मिनरल वाले सेक्टर के अंतर्गत रहते हैं जहां पर काफी मात्रा में खनिज पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं तो वहां पर हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया भी हो सकती है। साथ ही साथ हमारी आर्थिक क्रियाकलाप, यानी हम खेती बाड़ी करेंगे या पशुपालन करेंगे या लकड़ियां काटेंगे, ये डिपेंड करता है नेचर पर कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो सभी चीजें जो है वह नेचर डिसाइड करती है। फिर इस संकल्पना को किसने लाया, तो एलन चर्चिल सैंपल ने बड़ा चढ़ाकर इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव है इस पुस्तक के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को काफी आगे बढ़ाया। लेकिन इसकी शुरुआत है या फादर ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म या फिर नियतिवाद की अगर बात करें तो रटजेल अपनी पुस्तकों के अंतर्गत कर चुके थे। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो काम था वह चर्चिल सैंपल ने किया। क्या कहते हैं चर्चिल सैंपल, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, मनुष्य पर पर्यावरण के पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव को हम देखते हैं कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। इसके साथ ही साथ कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे दे रखा है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दिस मीन्स नॉट मियरली दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ द अर्थ, वह पृथ्वी की संतान है। डस्ट ऑफ हिर फुट, ये फुट होगा डस्ट ऑफ हर फुट, यानी यह उसके पैरों की धूल है। बट द अर्थ हैज मदर्ड हिम, उसने अपने एक माता के समान इस इंसान को पाला है, उसे दूध पिलाया है या फिर उसका पोषण किया है। सेट हिम टास्क, उसके सामने कुछ कार्य रखे हैं और कुछ विचार भी रखे हैं और कुछ समस्याएं भी रखी है। समस्याओं के साथ साथ भी उसने उसके कान के अंतर्गत इस समस्याओं को समाधान किया होगा वो बताइए। यानी हर प्रकार से ये बताया गया है कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी ने इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जो मानव है उनका पालन पोषण किया है, इसलिए पृथ्वी माँ है और जितने भी जो मनुष्य है वह संतान की समान है, यानी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया। ये इन्वायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है। फिर हम बात करते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच। अब टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या करती है
कि उद्देश्य मूलक, अब धार्मिक विचारधारा को हम डायरेक्टली शॉर्ट में पढ़ते हैं। ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति व अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ उत्कृष्ट है और सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए प्रत्येक वस्तु का सृजन और उपभोग उसके आनंद के लिए होता है। यानी पृथ्वी पर जितनी भी जो चीजें मिलती हैं वह सभी मनुष्य के लिए है और मनुष्य इन चीजों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये सभी चीजें मनुष्य के लिए बनाई गई है। और इसी बात को लेकर मनुष्य ने क्या किया, इस प्रकृति के अंतर्गत उसका दोहन करना प्रारंभ किया और उस प्रकृति को पराजित करके उस प्रकृति को यानी नेचर को कंट्रोल करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए, अपने आप की अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, या हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन है उसको बढ़ाया। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन प्रारंभ किया और अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया। तीसरा जो संबंध है वह संभववादी, जो अभी हमने पढ़ा, संभववादी अप्रोच के अंतर्गत जो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। लूशियन फेब्रे ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया और ब्लांस ने इसको बढ़ाया। ब्लांस और ब्लांस के जो शिष्य हैं यानी ब्रून्स और डिमांजिया, इन्होंने इस अप्रोच को बढ़ाया है। और ये जो विचारधारा है वह क्या कहती है कि भौतिक पर्यावरण यानी हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वह मनुष्य और उसके क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। यानी संभववादी कहता है कि हाँ, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या आपके आसपास का पर्यावरण है वह मनुष्य पर प्रभाव डालता है, लेकिन मनुष्य के लिए पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। यानी वह चाहे, यानी मनुष्य चाहे तो वह अपने पर्यावरण के अंतर्गत बदलाव कर सकता है। वह गर्मी लग रही है तो उसको सर्दी वाला मौसम भी बना सकता है। वह कहीं पर भी कोई भी प्रकार का पौधा लगा सकता है, किसी भी प्रकार के जानवर को विश्व के किसी भी कोने में पाल सकता है, कहीं पर भी मकान बना सकता है, पहाड़ की जगह मैदान बना सकता है और जहां मैदान है वहां पर वो पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। इतनी क्षमताएं मनुष्य के अंतर्गत होती है, वह इस अप्रोच के अंतर्गत कहता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि वह, यानी बदलने के बाद पर्यावरण उसके समाज के लिए अनुकूल हो सकता है, यानी वह अपने अनुकूल पर्यावरण को बदल सकता है। इस अप्रोच को संभववाद या पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। हीगल इसके बारे में कहते हैं, डोंट टॉक मी अबाउट द इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, यानी मेरे सामने नियतिवाद की बात मत करो। जहां पहले ग्रीक रहते थे वहां पर आज तुर्क रहते हैं। द सेटल्स द मैटर, यानी यही काफी है। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर ग्रीक रहते थे तो ग्रीक्स जो थे वह थोड़ा सा कोल्ड रीजन है और तुर्क्स वाला जो है वो थोड़ा सा हॉट रीजन है। तो हीगल्स जो है, हीगल्स को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि हीगल जो है मार्क्स का गुरु माना जाता है। तो हीगल कहते हैं कि पर्यावरणवाद की बात मत करो। पर्यावरणवाद अगर होता तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो गर्म क्षेत्र है उस गर्म क्षेत्र के लोग ठंडे क्षेत्रों में पहुंच गए और वहां पर वो रहने लगे। यानी एस्किमो जो लोग हैं वो भले ठंडे क्षेत्र के निवासी है, लेकिन एस्किमो के अंतर्गत इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो चाहे तो वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में आकर भी अपने आप को वहां पर अनुकूल कर सकते हैं, या फिर जहां वो रह रहे हैं ठंडे क्षेत्रों में वहां पर भी ऐसे मकान बना सकते हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान करे या फिर तेज जो ठंड है उससे मरने नहीं दे। तो यही बताता है कि मनुष्य के अंतर्गत संभावनाओं का लाभ उठाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट फिर है संभववाद को विडाल डी ब्लांस और ब्रून्स ने फिर ईसा बोमेन, कार्ल सवर, ये सारे के सारे हैं, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। फेब्रे ने कहा कि देयर इज नो नेसेसिटी, यानी कहीं पर भी व्यवस्थाएं नहीं है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, यानी सभी जगह जो है संभावनाएं होती हैं। और ए मैन इज ए मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ दियर यूजेज, यानी मानव के सामने ये कह सकता है कि कौन सी संभावनाएं सही होगी उसका उपयोग करने के लिए वह स्वयं निर्णायक होता है। कहीं पर भी व्यवस्थाएं या अनिवार्यताएं नहीं होती हैं, सभी जगह संभावनाएं होती है और मनुष्य इन संभावना का स्वामी होने के नाते अपने इस संभावनाओं के उपयोग के लिए स्वतः या स्वयं निर्णायक होता है, ऐसा लूशियन फेब्रे कहते हैं। तो यानी मनुष्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, इस अप्रोच के अंतर्गत कहा जाता है। फिर है आर्थिक निश्चयवादी उपागम। आर्थिक निश्चयवादी यानी अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्रकृति का किस प्रकार से उपयोग करें। मनुष्य पर्यावरण का स्वामी होता है और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर औद्योगिक विकास जारी होना चाहिए, यानी जो प्रकृति है, ये जो आर्थिक विकास है वह रुकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वह आर्थिक संसाधनों के
लगातार उपयोग पर बल देता है। तो इस प्रकार से वह लगातार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जो है वह इसी प्रकार के अप्रोच के साथ जन्म लेती हैं। लास्ट जो अप्रोच है वह पारिस्थितिकी उपागम, यानी पारिस्थितिक उपागम के अंतर्गत हम पर्यावरण को किस दृष्टि से देखते हैं, तो यह संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन और पुनर्चक्रण, यानी जितने भी जो इन्वायरमेंट के जो तत्व है उनके रिसाइकलिंग और उसके ऑप्टिमम यूज पर यह बल देता है, यानी ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सके, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिकतम लोगों के लाभ के उद्देश्य को लेकर ये चलने वाली जो अप्रोच है वह आपके इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम मानव और पर्यावरण संबंधों का एक सामान्य सी बात करें कि सामान्य से रूप में मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध पाया जाता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, तो इनको हम 4 भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले उसने शिकार करना और भोजन संग्रह करना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे, यानी आखेट और भोजन के लिए वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। फिर उसने पशुओं को पालना प्रारंभ किया, यानी प्रकृति के अंतर्गत थोड़ी सी छेड़खानी प्रारंभ की और कुछ जानवरों को पालकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने लगा। फिर उसने पौध पालन और कृषि काल, यानी प्रकृति के अंतर्गत और बदलाव किए, अपनी पसंद के पौधे लगाए और अपनी पसंद की फसलें लगाना प्रारंभ किया। तो ये आता है उसका। फिर अभी जो वर्तमान का जो काल है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काल है, जिसके अंतर्गत वह हर प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से ये मानव और पर्यावरण के बीच संबंध इस प्रकार से रहे। तो यहाँ पर हमने मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को पढ़ा। मानव और पर्यावरण के संबंधों के साथ साथ हमने संभववाद, नियतिवाद और नव निश्चयवाद को भी काफी शॉर्ट के अंतर्गत पढ़ा।